हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश मिस्त्री। स्वागत है आपका मेरी चैनल क्रोमिस्ट्री लैब्स पर। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी रिवर्स फेज एचपीएलसी और नॉर्मल फेज एचपीएलसी मोड्स के बारे में। उसके रिगार्डिंग हमें एक कमेंट मिली है कि नॉर्मल फेज एचपीएलसी और रिवर्स फेज एचपीएलसी को कब यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। तो उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मल फेज एचपीएलसी में स्टेशनरी फेज जो होता है वो पोलर होता है और मोबाइल फेज जो होता है वो नॉन पोलर होता है। तो जब भी ड्रग पोलर कंपाउंड से बनी होती है, क्योंकि वो रिवर्स फेज में जल्दी नहीं बहुत जल्दी इल्यूट हो जाती है, इसलिए नॉर्मल फेज करके पोलर को लेट इल्यूट करवा सकते हैं और डिजायर क्रोमेटोग्राम हम ला सकते हैं। दूसरा, जब कोई ड्रग वाटर सॉल्यूबल ना हो, वाटर इनसॉल्यूबल हो, तब हम नॉर्मल फेज का यूज कर सकते हैं। जैसे विटामिन ए डी ई के जैसे विटामिन जो है वो फैट सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है, फैट सॉल्यूबल है। वैसी कोई ड्रग्स होती है तो उसको भी हम नॉर्मल फेज के अंदर सेपरेशन कर सकते हैं, मेथड डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसका उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जब कोई ड्रग के अंदर, कोई प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो ड्रग सब्सटेंस हो या ड्रग प्रोडक्ट हो, उसके अंदर आइसोमर इम्प्यूरिटीज जो होती है, आइसोमर इम्प्यूरिटीज मतलब कि आइसोमर प्रोडक्ट होती है, तो उसका भी सेपरेशन हम नॉर्मल फेज के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स फेज के अंदर उसका सेपरेशन ज्यादातर पॉसिबल नहीं होता है। सारे केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिस केस में हम आइसोमर सेपरेशन नहीं कर सकते उसको फिर नॉर्मल फेज के अंदर हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पोलैरिटी में नॉर्मल फेज के हिसाब से हम ज्यादा सिलेक्टिविटी ला सकते हैं। ठीक, तो इन सारे केसेस में हम नॉर्मल फेज एचपीएलसी यूज करेंगे, जिसकी कॉलम भी रिवर्स फेज से अलग आती है, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा। मेनली वो बेर सिलिका होती है, ठीक है, और इसकी कॉलम्स रिवर्स फेज की कॉलम्स के मुकाबले ज्यादा कॉस्टली आती है। ठीक, और रिवर्स फेज एचपीएलसी का यूज हम कब करते हैं? इन सारे सिनेरियोज के अलावा, मतलब वाइडली यूज एनालिटिकल टेक्निक है रिवर्स फेज एचपीएलसी। ठीक है, रिवर्स फेज एचपीएलसी का बेनिफिट क्या है यूज करने का, कि उसकी कॉलम ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, नॉर्मल फेज की कॉलम के अगेंस्ट कम प्राइस में मिलती है, वेरिएशंस ज्यादा मिलते हैं। बहुत सारी कॉलम, बहुत सारे वेंडर्स रिवर्स फेज एचपीएलसी कॉलम्स बनाते हैं, और उसके अंदर जैसे अलग अलग ग्रुप भी अटैच होते हैं, जैसे एमिनो ग्रुप हो गया, राइट, फिर फिनॉल ग्रुप हो गया। इस तरह से अलग अलग कॉलम होती है, जो हम बाद में सीखेंगे जब हम कॉलम के बारे में डिटेल में जानेंगे, तब उसके बारे में कौन कौन सी कॉलम आती है, कौन से ग्रुप की कॉलम आती है, कब इसको यूज करना चाहिए, कौन सी कॉलम यूज करनी है, वो बाद में जब कॉलम का सेक्शन लेंगे तब सीखेंगे। तो अभी हम ये समझते हैं कि अलग अलग टाइप की कॉलम आती है, इसलिए रिवर्स फेज एचपीएलसी के अंदर हम सेपरेशन भी बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत सारी टाइप से हम सेपरेशन ला सकते हैं। मेथड डेवलपमेंट के लिए हमें हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप रहता है, इसलिए नॉर्मली रिवर्स फेज एचपीएलसी इज अ वाइडली यूज टेक्निक फॉर एचपीएलसी। अब नॉर्मल फेज एचपीएलसी और रिवर्स फेज एचपीएलसी को हम यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब एचपीएलसी को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अलग अलग एचपीएलसी चाहिए, ऐसा नहीं है। एक ही एचपीएलसी के ऊपर हम नॉर्मल फेज मोड भी चला सकते हैं और रिवर्स फेज मोड भी चला सकते हैं, लेकिन उसकी सर्टेन कंडीशंस होती है। क्या कंडीशन होती है? उसको नॉर्मल फेज से हम डायरेक्टली रिवर्स फेज के अंदर एचपीएलसी नहीं चला सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पूरी सिस्टम रिवर्स फेज के अंदर चल रही है, जैसे मैंने बताया कि वाइडली यूज एनालिटिकल टेक्निक है, तो ज्यादातर प्रोडक्ट हम रिवर्स फेज पे चलाते हैं। अब कोई प्रोडक्ट ऐसी आई कि जिसको हमें नॉर्मल फेज में चलाना है, तो क्या करेंगे? अगर हम पूरी सिस्टम जो कि रिवर्स फेज में है, मतलब सिस्टम के अंदर मोबाइल फेज से लेकर के डिटेक्टर
जितने भी एचपीएलसी के पार्ट है, जितने भी पार्ट्स, वो सारे वाटर बेस्ड मोबाइल फेज में है, राइट। रिवर्स फेज के अंदर पूरी सिस्टम, डिगैसर, पंप, इंजेक्टर, लूप, कॉलम, डिटेक्टर, ये सारे डिपार्टमेंट, सारे पार्ट्स इंस्ट्रूमेंट के वाटर बेस्ड मोबाइल फेज के अंदर है अभी, जब हमने रिवर्स फेज एचपीएलसी यूज किया है। फिर जब हम नॉर्मल फेज एचपीएलसी यूज करते हैं तो क्या होगा, अगर हम उसको डायरेक्टली यूज करते हैं तो जैसे अगर रिवर्स फेज के अंदर कोई बफर या पीएच रिलेटेड कोई बफर है जिसको हमने यूज किया है, ठीक है, और मानो कि उसको रेशियो में भी यूज किया है कि वाटर एसीएन हो गया, वाटर मिथेनॉल हो गया, वैसे सॉल्वेंट रेशियो में भी यूज किए हैं, उसके अंदर अगर बफर है और नॉर्मल फेज में हम कन्वर्ट करेंगे तो मोबाइल फेज नॉर्मल फेज में कौन सा है, नॉन पोलर, मतलब हेप्टेन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो वो इस बफर को प्रेसिपिटेट करके सॉलिडिफाई कर देंगे। अगर बफर सॉलिडिफाई हो गए तो क्या होगा कि पूरी जो सिस्टम है मोबाइल फेज से लेकर डिटेक्टर की, वो कहीं पर भी चॉकअप हो सकती है। पंप के सील फट सकते हैं, डिटेक्टर का फ्लो सेल खराब हो सकता है, इटसेल्फ कॉलम भी खराब हो सकती है, क्योंकि कॉलम रिवर्स फेज की है, नॉन पोलर है, स्टेशनरी फेज, तो वो भी खराब हो सकती है। एनालिसिस तो बात की बात है, पहले सिस्टम ही आपका पूरा खराब हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, मिसिबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। अगर बफर हम यूज नहीं भी करते लेकिन मोबाइल फेज वाटर बेस्ड है तो सीधा नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर चलाने से मिसिबिलिटी के भी इश्यू आएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा सिस्टम का, अगर प्रेशर बढ़ गया तो पंप उसको हैंडल नहीं कर पाएगा और पंप टीयर होने के चांसेस है, उसके डायफ्राम टीयर होने के चांसेस है। इसीलिए जब हम रिवर्स फेज एचपीएलसी लगा रहे हैं और हमें नॉर्मल फेज एचपीएलसी लगाना है, मोड लगाना है, तो उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। वैसे ही सेम नॉर्मल फेज में सिस्टम अगर चल रही है तो उसको डायरेक्टली हम रिवर्स फेज में नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमें पूरी सिस्टम को, पहले एग्जांपल लेते हैं कि हम समझते हैं कि रिवर्स फेज में हमने सिस्टम को चलाया है, तो पूरी सिस्टम को वाटर से पहले फ्लश करना चाहिए, मतलब विदाउट कॉलम यूनियन लगा के पूरी सिस्टम में वाटर का फ्लो जाने देना है, पंप चालू करके पूरी सिस्टम 15 मिनट के लिए या फिर हाफ एन आवर के लिए वाटर से फ्लश करनी है। पूरी फ्लश करनी है मतलब पूरी सिस्टम चलानी है। जैसे हम पानी का नल खोल देते हैं, अगर पाइप के अंदर पानी आ रहा है, उसके अंदर चॉकअप हो गया है, तो हम क्या करेंगे, पानी का नल ऊपर से खोलेंगे और सारा वेस्ट में जाने देंगे, और जब तक वो क्लियर ना हो जाए उसका पाथवे। वैसे ही सेम सिस्टम की जितनी भी लाइंस हैं, जितने भी पार्ट्स है, वो सारे वाटर के अंदर हम फ्लश करेंगे। एक बार वाटर के अंदर जो पहले के का मोबाइल फेज है वो फ्लश हो गया, मतलब बफर सॉल्ट कुछ भी है वो नहीं रहा, उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी सिस्टम को फिर मिथेनॉल से फ्लश करेंगे, राइट। सेम वे 15 या हाफ एन आवर के लिए, 15 मिनट या हाफ एन आवर के लिए मिथेनॉल में फ्लश करने के बाद सिस्टम को आईपीए से फ्लश करेंगे। मतलब धीरे धीरे हम नॉन पोलर तक जा रहे हैं, नॉन पोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, और लास्ट में हम जो नॉन पोलर मोबाइल फेज है उससे सिस्टम को सैचुरेट करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे, और उसके बाद हम सिस्टम चलाएंगे। अब सिस्टम खत्म हो जाती है, हमने सिस्टम लगा लिया, एनालिसिस हमारा खत्म हो गया, उसके बाद उसको वापस रिवर्स फेज में करने के लिए फिर क्या करना होगा, हम जानते हैं कि उसको डायरेक्टली नहीं चला सकते, इसलिए रिवर्स ऑर्डर में हम जाएंगे। मोबाइल फेज तो पहले से चल रहा होगा, उसके बाद हम उसको आईपीए से फ्लश करेंगे, उसके बाद मिथेनॉल से फ्लश करेंगे, और उसके बाद वापस वाटर से उसको फ्लश करेंगे, तो हमारी सिस्टम वापस रिवर्स फेज में आ गई है और उसको हम रूटीन यूज में ले सकते हैं। तो इसी तरह से रिवर्स फेज एचपीएलसी और नॉर्मल फेज एचपीएलसी का
यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट, और किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये हमने देखा। लास्ट एपिसोड में हमने ये भी बताया था कि पोलैरिटी के हिसाब से इल्यूजन होता है, ठीक है। उसमें हमने बात करी थी कि सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने से जो नॉन रिवर्स फेस अगर HPLC है तो नॉन पोलर इम्प्यूरिटीज और ड्रग कैसे निकलेगी, पीछे कैसे रिटेंशन में आगे निकलेगी, वो हमने बात करी थी। उसमें हमने एक बात ये भी करी थी कि ग्रेडियंट की स्ट्रेंथ बढ़ाना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, वो कैसे होता है। तो उसके लिए HPLC के ही दो मोड आते हैं। वो मोड होते हैं आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट। तो ये भी जानना जरूरी है HPLC जानने के लिए और मेथड डेवलपमेंट में आगे बढ़ने के लिए। मेथड डेवलपमेंट हमें स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें जो HPLC से रिलेटेड है वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल फेज हो गया, रिवर्स फेज हो गया, जैसे HPLC के मोड हो गए, राइट, फिर जो क्रोमेटोग्राफी हो गई, वो सारा जो जितने भी हमने एक आगे के एपिसोड में जाना है वो HPLC के प्रिंसिपल और उसके बारे में बात की है, ताकि मेथड डेवलपमेंट को आसानी से समझा जा सके, ठीक है। जैसे डायल्यूएंट सिलेक्शन हो गया, मोबाइल फेस प्रिपरेशन सिलेक्शन हो गया, बफर सिलेक्शन हो गया, तो वो सब जानने में और करने में हमें आसानी रहेगी। वैसे ही इस HPLC सिस्टम के मोड को भी जानना जरूरी है कि जैसे नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज होता है, वैसे आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट भी होता है कि आइसोक्रेटिक मोड क्या है और ग्रेडियंट मोड क्या है। तो अभी हम HPLC के ऊपर के पार्ट में ही हैं, जहाँ पे मोबाइल फेज है। तो मोबाइल फेज को अलग अलग कंपोजिशन में चलाया जा सकता है। जैसे अगर हमें कोई ड्रग का या API का या ड्रग प्रोडक्ट का जिसमें ड्रग है उसका ऐसे करना है, उसकी पोटेंसी चेक करनी है कि कितना पोटेंशियल है उसके अंदर, ऐसे कितना है, स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कितना प्योर है, वो अगर जानना है तो हम ऐसे करते हैं। और ऐसे की मेथड के लिए ज्यादातर हम आइसोक्रेटिक मोड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें एक सिंगल पीक ही देखना है, इम्प्यूरिटीज नहीं देखनी है, राइट, रिलेटेड कंपाउंड्स नहीं देखने हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं तब एक ड्रग के ऊपर से फोकस करते हैं और उसको इल्यूट करने के लिए ज्यादातर हम सिंगल चैनल चलाते हैं। जैसे मोबाइल फेस जो होता है वहाँ HPLC के ऊपर 4 लाइन होती है, ABCD, फिर एक नीडल वॉश होता है, उसकी भी लाइन होती है, और एक कभी कभी अगर वाटर्स का HPLC है, अलग अलग HPLC होते हैं, उसमें एक सील वॉश की भी अलग से लाइन दी गई होती है, ठीक है। तो ये 4 जो रिजर्वायर्स हैं वो मोबाइल फेज या जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या एक्वियस सॉल्वेंट है उसको पंप करने का मतलब ले जाने का काम करते हैं, मोबाइल फेज ले जाने का काम करते हैं। नीडल वॉश की जो लाइन होती है उस वो इंजेक्शन लेने के बाद ड्रग के अंदर जो नीडल के अंदर जो ड्रग रह जाती है उसको फ्लश करने का काम करती है, राइट। और सील वॉश जो है वो पंप का जो सील होता है उसको वॉश करने का काम करता है। तो अगर हमें कोई एक सिंगल ड्रग के लिए हम या तो फिर इम्प्यूरिटीज ऐसी है जो कि शॉर्टर एनालिसिस रन टाइम के अंदर निकल सकती है, जैसे कि मैंने ए लाइन में बफर या मोबाइल फेस कोई भी लिया है और उसकी स्ट्रेंथ हम सेम रखते हैं, जैसे 100% वाटर हो गया, 90% वाटर, 10% मिथेनॉल हो गया, या 10% इस एसीटोनाइट्राइल हो गया। ऐसे जिस भी रेशियो में मोबाइल फेज हमने बनाया है वो सिंगल लाइन से जाता है, ए लाइन से या बी लाइन से या सी लाइन से या डी लाइन से, जो भी हम चाहे यूज कर सकते हैं। और कॉलम के अंदर वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन में, एक ही स्ट्रेंथ में पूरे रन टाइम के दौरान जाता रहता है। जैसे 30 मिनट का रन टाइम हमने दिया है तो 30 मिनट तक सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोबाइल फेज उसके अंदर जाएगा। तो जब उस जो भी पर्टिकुलर ड्रग है उसकी जो पोलैरिटी इस मोबाइल फेज से जब भी मैच करेगी, सिलेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, तब वो पीक इल्यूट होगा उस RT पर। जैसे 10 मिनट के अंदर RT आता है
10 मिनट पे पीक इल्यूट होता है और उसके बाद हमें कोई और इम्प्योरिटी हमें देखनी होती नहीं है ऐसे के केस में, मतलब पूरे ड्रग पर ही हमें फोकस करना होता है। तो आइसोक्रेटिक मोड के अंदर हम HPLC चला सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड डेवलपमेंट नहीं करना पड़ता है, इसलिए मेथड डेवलपमेंट का टाइम कम हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा सॉल्वेंट भी इसमें यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। और मेथड डेवलपमेंट और रूटीन एनालिसिस भी इजी हो जाता है, बेसलाइन भी स्टेबल मिलती है, कॉलम को बार बार फ्लक्चुएट नहीं करना पड़ता है। तो ये आइसोक्रेटिक हो गया, ये मोड है आइसोक्रेटिक, जिसमें सिंगल स्ट्रेंथ मोबाइल फेज यूज होता है। फिर इसमें हम कभी कभी बाइनरी मोबाइल फेज भी चलाते हैं, राइट। बाइनरी फेज किसको बोलते हैं, जैसे हमने ए लाइन और बी लाइन यूज की है, राइट। ए के अंदर है वाटर और बी के अंदर है ACN, एसीटोनाइट्राइल। ए हम चला रहे हैं 80% और बी चला रहे हैं 20%, राइट। लेकिन ये सेम कंपोजिशन से वो अंदर कॉलम के अंदर थ्रू आउट रन टाइम जा रहा है, मतलब एक तरह से वो आइसोक्रेटिक सिस्टम ही हो गया, लेकिन दो चैनल से होते हुए जा रहा है, इसलिए वो बाइनरी सिस्टम हो गया। वैसे ही हम ABCD 4 लाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन और एक चीज है जिसमें हम ग्रेडियंट सिस्टम चलाते हैं। अब ग्रेडियंट सिस्टम क्या हो गया, जैसे ए लाइन और बी लाइन हम यूज कर रहे हैं और ए लाइन के से अंदर से 100% वाटर जैसे जा रहा है, समझिए। लेकिन जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इम्प्यूरिटीज अगर ज्यादा नॉन पोलर है, अभी हम जो भी सीख रहे हैं वो रिवर्स फेज HPLC का एग्जाम्पल लेके सीख रहे हैं, सेम ही नॉर्मल फेज में भी लागू पड़ता है, लेकिन हम सीखेंगे रिवर्स फेज के बारे में, ज्यादातर वही यूज होता है इसलिए। तो लेकिन सेम प्रिंसिपल लागू होता है तो आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है वो भी हम अपने आप सीख सकते हैं। तो नॉर्मल रिवर्स फेज के अंदर इम्प्यूरिटीज जो नॉन पोलर है उसको निकालने के लिए नॉर्मल जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो हमें यूज करना होता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा। तो अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो ए में से तो वाटर जा रहा है, लेकिन बी में हम ऑर्गेनिक को रखते हैं, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको रखते हैं, जैसे मिथेनॉल हो गया, ACN हो गया, IP हो गया, ठीक है। तो समझिए कि जैसे ACN इसमें से जा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ हम धीरे धीरे पंप थ्रू बढ़ाएंगे, ये 10%, फिर 20%, फिर 30%। तो जो इम्प्यूरिटी डिजायर है वो हम इल्यूट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो मेन ड्रग है वो भी इतनी नॉन पोलर होती है कि वो जल्दी नहीं निकलती, तो उसके लिए भी हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है। तो ग्रेडियंट में भी हम उसका इल्यूशन कर सकते हैं और आइसोक्रेटिक मिक्सचर बनाकर भी उसका इल्यूशन कर सकते हैं। आइसोक्रेटिक मोड के अंदर कभी कभी क्या होता है कि जब कोई लेट इल्यूटिंग पीक है, जैसे कोई कंपाउंड ड्रग के अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज है और कोई नॉन पोलर इम्प्यूरिटीज, ज्यादा नॉन पोलर इम्प्यूरिटीज है, वो जब लेट इल्यूट होती है तो क्या होता है कि आइसोक्रेटिक मोड में हम सिंगल स्ट्रैंड चला रहे हैं मोबाइल फेज की, ठीक है। तो जो पोलैरिटी है या नॉन पोलैरिटी जो मोबाइल फेज की है वो थ्रू आउट रन सेम रहेगी। तो कुछ इम्प्यूरिटीज जो नॉन पोलर है तो वो जो जब लास्ट में निकलेगी या देरी से निकलेगी तो वो ब्रॉड पिक देगी, क्योंकि उसकी सिलेक्टिविटी इसके साथ कम है वो इस मोबाइल फेज के साथ, इसके इसलिए ब्रॉड या फ्लैट पिक देती है, या कभी कभी ऐसा पिक आता है।
तो वैसी इम्प्यूरिटीज, कभी कभी लेट इल्यूटिंग ड्रग जो होती है वो भी ब्रॉड पिक देती है, मेन ड्रग भी। तो ऐसे सिनारियो में हमें आइसोक्रेटिक मोबाइल फेज नहीं यूज करना चाहिए। इस केस में हमें फिर ग्रेडियंट इल्यूशन काम में आता है, कि ग्रेडियंट इल्यूशन से हम ऑर्गेनिक्स की स्ट्रेंथ बढ़ा के इस इम्प्यूरिटी को, जो कि मानो कि फ्लैट इम्प्यूरिटी है, उसको आगे ला सकता है। और अगर आगे आती है तो मोबाइल फेस की स्ट्रेंथ के हिसाब से, पोलैरिटी की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसकी सिलेक्टिविटी सही आती है और हमें ब्रॉड पिक की जगह सही शार्प पिक मिलता है। ठीक है, तो जो हम स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं उसके लिए जो सिस्टम यूज करते हैं, मतलब जिस तरह से सिस्टम यूज करते हैं कि कितने मिनट पे कितना सॉल्वेंट जाएगा, जैसे 0 मिनट पे 100% ए जाएगा और 0% बी जाएगा। 10 मिनट पे ये 80% हो गया और ये 20% जाएगा। 35 मिनट पे ये 50-50 हो गया। 60 मिनट पे ये 20-80% हो गया। राइट, तो ये जो सिस्टम हम चलाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेडियंट सिस्टम। राइट, जिसमें हम दो मोबाइल फेस रिजर्वायर को यूज करते हैं, लेकिन टाइम बेस्ड ग्रेडियंट सिस्टम हम चलाते हैं। राइट, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। आइसोक्रेटिक मोड के अंदर सिंगल स्ट्रैंड मोबाइल फेस होता है। राइट, जो कि थ्रू आउट रन टाइम वो सिंगल स्ट्रेंथ के अंदर ही जाता है, चाहे हम सिंगल लाइन यूज कर रहे हैं, ए लाइन, या तो फिर डबल लाइन यूज कर रहे हैं, ए लाइन या बी लाइन, या तो 4 लाइन यूज कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ एक ही अंदर कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज के अंदर जाएगी। और ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट इल्यूशन, उसमें वेरिएबल स्ट्रेंथ ऑफ मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के अंदर जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, टाइम, कितने टाइम पे कितना ए जाएगा और कितना बी जाएगा। जैसे 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 टाइम बढ़ता है हम ऑर्गेनिक की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। बी जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मतलब कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं। तो जैसे हम जानते हैं अभी कि क्या होगा, कि जो पोलर कंपाउंड है वो यहाँ पे निकलेंगे, इस जोन के अंदर पोलर जितनी भी इम्प्यूरिटीज है निकलेगी। राइट, और उसके बाद जैसे जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट बढ़ेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बढ़ेगा, नॉन पोलर इम्प्यूरिटीज भी निकलना चालू हो जाएगी। जितनी नॉन पोलैरिटी जिसकी ज्यादा होगी वो लास्ट में ल्यूट होगा। राइट, तो लेकिन अभी जब हम ग्रेडियंट इल्यूशन चला रहे हैं, आइसोक्रेटिक में तो थ्रू आउट रन टाइम एक ही स्ट्रेंथ चलती है, लेकिन जब ग्रेडियंट इल्यूशन कर रहे हैं हम, तब सारी इम्प्यूरिटीज के इल्यूशन के बाद हमें पूरी सिस्टम को, मतलब इनिशियल लेवल पे लाना जरूरी है। जैसे पहले हम 100% ए चला रहे हैं, तो हम एक रन नहीं मार रहे, सीक्वेंस, पूरी सीक्वेंस चला रहे हैं, तो दूसरा रन हम चलाएंगे, तब अगर हमने यहाँ तक ही ग्रेडियंट बनाया होगा तो इनिशियल सिस्टम हमारा 50-50 में होगा। इसलिए उसको वापस इनिशियल लेवल पे लाना जरूरी है, तब हम दूसरा रन लगा सकते हैं, दूसरी बार उसको इंजेक्ट कर सकते हैं ड्रग को। इसीलिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट को एक्सटेंड करते हुए 25 मिनट पे, फॉर एग्जाम्पल 25 मिनट पे वापस 100% ए मोबाइल फेस करेंगे और 0% बी, और उसको थोड़ी देर सैचुरेट करेंगे, क्योंकि कॉलम सैचुरेशन होना बहुत जरूरी है इनिशियल स्ट्रेंथ के अंदर। तो ये ग्रेडियंट प्रोग्राम हो गया, और इस तरह से हम ग्रेडियंट प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे हमारी इम्प्यूरिटी इल्यूशन होती है, अब इसमें चेंजेस करके हम मेथड डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल स्ट्रेंथ ऑफ मोबाइल फेज होता है, इसलिए इसका कॉलम कंडीशनिंग बहुत जरूरी है, कि एक बार हमें पूरी सिस्टम, ये पूरा ग्रेडियंट सिस्टम हमें एक बार चलाना पड़ता है, ताकि स्टेशनरी फेज उस हिसाब से कंडीशन हो जाए। जब एक रन चल जाता है, दूसरे रन के लिए वो सिस्टम रेडी होनी चाहिए, उस तरह से प्रोग्राम हमें लगाना होता है। तो इसको हम बीच में से बंद नहीं कर सकते। बीच में से हमने मेथड डेवलपमेंट के दरमियान हम बीच में से रन बंद कर देते हैं, लेकिन हमें बीच में से रन अगर बंद करना है तो फिर भी हमें वापस इनिशियल कंडीशन के अंदर स्टेशनरी फेज को लाना पड़ता है।
अगर ऐसा नहीं करते तो आरटी वेरिएशन के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज कब यूज करना है, किस तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि एचपीएलसी सिस्टम के अंदर जो ऊपर का पार्ट है, सबसे पहला मोबाइल फेज का जो पार्ट है, उसमें कौन कौन से मोड होते हैं, कौन से मोड में हमें एचपीएलसी चलानी है, वो किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। हमें सिंगल ड्रग के लिए यूज करना है या वेरिएबल ग्रेडियंट करके इम्प्यूरिटीज का इल्यूशन करना है, वो हम आइसोक्रेटिक या ग्रेडियंट का सिलेक्शन हो उसके बेसिस पर हम कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि न्यू ड्रग है कोई, जैसे मैंने आगे के एपिसोड में बताया था कि अगर ड्रग प्रोडक्ट का रेफरेंस दिया गया है तो हम मेथड डेवलपमेंट कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं उसका रेफरेंस लेके। जैसे अगर मोनोग्राफ में दिया है तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं। ड्रग प्रोडक्ट के लिए हम काम कर रहे हैं तो एपीआई ड्रग सब्सटेंस के डीएमएफ का यूज करके रेफरेंस प्रोडक्ट हम रेफरेंस मोनोग्राफ या रेफरेंस मेथड ले सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन करके हम मेथड डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ भी रेफरेंस नहीं है तब हम मेथड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में हमें मेथड डेवलपमेंट कैसे करनी चाहिए उसके बारे में हमने बात करी थी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि न्यू ड्रग डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ क्रोमिस्ट्री पर। थैंक यू।